मुंबई इंडियंस एक मैच जीत गई, जीत के सीधा तीसरी पोजीशन पे आ गई, एक कमबैक हो गई, 4 में से 4 मैच जीत गई। तो अब सबकी जुबान पे उनके गेम के अलावा बातें सिर्फ ये होती हैं कि आईपीएल में मैच फिक्सिंग चालू हो गई। तो सबसे पहले ना यही वाली चीज को एड्रेस कर लेते हैं कि मुंबई और हैदराबाद के इस गेम में जो ईशान किशन की डिसमिसल थी, जो एक मेरे हिसाब से एक सिंपल कंफ्यूजन थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उसको सबने मैच फिक्सिंग का नाम देना शुरू कर दिया। तो इस पूरे इवेंट को ना एकदम सिनेरियो बाय सिनेरियो, बिल्कुल मोमेंट बाय मोमेंट लेकर चलते हैं। दीपक चाहर ने बॉल डाली ईशान किशन को, वो फ्लिक करने गए, उनके ना थाई पे लगी, ना पैड पे लगी, ना फिर उनके बैट से लगी। विकेट कीपर ने बॉल को पकड़ा, किसी ने अपील भी नहीं करी, बट ईशान किशन सबसे पहले बंदे थे जिसने मूवमेंट करके चलना शुरू कर दिया, ये डिपिक्ट करते हुए कि वो तो शायद आउट हो गए, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि मेरा तो बैट लगा है। अब एक बार जब उनको ऐसा लगा कि मेरा बैट लगा है, उन्होंने चलना शुरू किया, तो अंपायर वहां पर तैयार खड़े थे बॉल को वाइड देने के लिए। पर उनकी आंखों के सामने अगर बैटर चलते हुए जा रहे हैं तो उनको मजबूरन अपनी उंगली उठानी पड़ी, क्योंकि बैट्समैन ने खुद ही ये बात प्रूव कर दी कि मैं तो शायद आउट हूं। तब तक मुंबई के किसी भी प्लेयर ने अपील तो क्या, मतलब किसी को कोई इंडिकेशन भी नहीं था, क्योंकि उनके हिसाब से तो कोई आवाज आई भी नहीं थी। और दीपक चाहर ने अपील भी नहीं करी थी। दीपक चाहर अपने फॉलो थ्रू के बाद पीछे मुड़ के देखा कि अंपायर ने तो वाइड ही दी होगी, पर उन्होंने देखा कि अंपायर तो एक उंगली उठाने में इंटरेस्टेड है। ईशान किशन भी चल रहे हैं, वापस आ रहे हैं, मतलब बहुत कंफ्यूजन थी। मगर ईशान किशन ये बात अपने मन में बिलीव कर चुके थे कि मेरा तो बैट लगा है, क्यों मैं किसी का टाइम वेस्ट करूं और यहां पर खड़ा रहूं, तो मैं अपने आप यहां से चलना शुरू कर देता हूं। तो दीपक चाहर ने ये सब कुछ देखा और अपील कर दी फॉर्मेलिटी की। अंपायर जो थोड़े से कंफ्यूज थे, उन्होंने कहा कि ईशान किशन पहले चल रहे थे, बट शायद ईशान किशन ने मेरे को देख लिया कि मैं तो वाइड दे रहा था, तो वो वापस आ गए। पर अगर बैट लगा है तो हाँ, ये तो आउट है, क्योंकि ईशान किशन ने एज अ बैटर सबसे पहले ये इंडिकेशन खुद ही दिया कि मैं आउट हूं। और एक बार बैटर जब ऐसी श्योरिटी के साथ खुद ही चलना शुरू कर देते हैं, तो अंपायर ने भी मजबूरन अपनी उंगली उठा दी और मुंबई ने सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। और क्योंकि यहां पर इस सिनेरियो में ईशान किशन ने बस ये सोचा कि मैं किसी का टाइम वेस्ट नहीं करता, मुझे तो पता है मैं आउट हूं, तो रिव्यू भी क्या लूं, अपने सामने वाले पार्टनर से भी क्या बात करूं, बस चलता रहता हूं। तो मुंबई के भी सभी प्लेयर्स ने उनको अप्रिशिएट किया कि थैंक यू, आपने हमारा टाइम वेस्ट नहीं किया और बस ये बात मान ली कि आप आउट थे। और मुंबई ने अपील शुरू में इसलिए नहीं करी और बाद में उस विकेट को एक्सेप्ट भी इसलिए कर लिया क्योंकि उनके हिसाब से तो कोई आवाज आई नहीं थी। पर अब अगर वो ये देख रहे हैं कि एक बैटर जिसके हिसाब से बैट लगा या नहीं लगाया, उनसे बेहतर किसको पता होगा, तो ईशान किशन खुद ही वहां पर चल रहे थे, तो मुंबई ने भी उस विकेट को एक्सेप्ट कर लिया। क्रिकेट में ये कोई पहली बार थोड़ी हुआ है कि एक फील्डिंग टीम ने एज के लिए अपील करी और बैटर भी चलते बने, जबकि उनका बैट लगा नहीं था। अंपायर आउट दे या ना दे, बैटर को अगर ये बात एक बार बिलीव हो गई कि अरे मेरा बैट लगा है, मैं रिव्यू भी क्यों लूं, किसी का टाइम वेस्ट क्यों करूं, खुद ही बाहर चले जाता हूं। सबसे प्राइम एग्जांपल तो विराट कोहली ही है। पाकिस्तान के अगेंस्ट मोहम्मद आमिर ने उनको बाउंसर डाली थी, विराट कोहली पुल करने गए थे, वहां पर भी अंपायर जो थे मरे एरास्मस थे, जहां तक मेरे को याद है, उन्होंने उंगली नहीं उठाई थी। पाकिस्तान की टीम ने अपील करी थी, मरे एरास्मस अभी तक अनमूव थे, उन्होंने उंगली नहीं उठाई है, पर विराट कोहली खुद ही चलने लग गए, क्योंकि उनको लगा कि यार फील्डिंग टीम अपील कर रही है, ना भी करे क्या फर्क पड़ता है, मेरा बैट तो लगा है, मैं चले जाता हूं। रिव्यू भी नहीं लिया, सामने किसी से बात भी नहीं करी, और बाहर जब जाके उन्होंने देखा कि मेरा बैट तो लगा ही नहीं था, तो वो यही रिग्रेट कर रहे थे ना कि काश मैं रिव्यू ले लेता। पर क्योंकि उस मोमेंट पे विराट कोहली को, ईशान किशन को बस ये बात पता थी कि यार मेरा बैट लगा है, तो मैं क्यों यहां पर खड़े होकर किसी का टाइम वेस्ट करूं, इससे पहले कोई अपील करे या अगली बॉल पे पता चले। उनके इंस्टिंक्ट्स ने उनको बस ये बोला कि यार बैट लगा है, तू आउट है, चुपचाप निकल जा। तो ईशान किशन अपने आप वहां से चलते बने। इस पूरे सिनेरियो को मैच फिक्सिंग तो बस आजकल की बातों को देखते हुए किया जा रहा है कि अगर राजस्थान रॉयल्स के ऊपर एक दो रिपोर्ट्स आ गई कि राजस्थान रॉयल्स अंडर इन्वेस्टिगेशन है कि मैच फिक्सिंग चल रही है, तो अब सब ये बिलीव कर रहे हैं कि मैच फिक्सिंग तो आईपीएल में हो रही है। मुंबई इंडियंस एकदम से मैचेस जीत रही है, तो मैच फिक्सिंग तो एकदम से हो रही है। और मुंबई इंडियंस के साथ ये कोई पहले से तो होने ही रहा था। और अगर ये बॉल और ये वाली जो डिसमिसल थी वो फिक्स्ड ही थी, तो क्या मुंबई के प्लेयर्स को नहीं मालूम था कि हमें इस बॉल पे अपील करनी है? वो तो चुपचाप वाइड एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाते। पर ईशान किशन ने खुद ही ये बात दिखा दी कि यार अगर मेरा बैट लगा है तो मैं यहां से चलता बनता हूं। और क्या ईशान किशन को ये बात नहीं पता थी कि अब जब मैं बाहर जाऊंगा और पूरी दुनिया को ये बात दिखेगी कि मेरा बैट तो लगा ही नहीं था और मैं बिल्कुल ऐसे अपनी नासमझी में वहां से बाहर चला गया, तो अब सब मेरे पे सवाल उठाएंगे? वो भी तो ये बात जानते थे। पर इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दीज थिंग्स, ईशान किशन चुपचाप वहां से चले गए। क्यों? क्योंकि बस उनके दिमाग में उनके हिसाब से बैट लगा था और अब वो बाहर जाके बस ये रिग्रेट कर सकते थे कि काश मैं 3 सेकंड और खड़ा रहता, क्योंकि 3 सेकंड बाद ईशान किशन को दिखता ना तो किसी ने अपील करी, ना अंपायर ने आउट दिया, क्योंकि अंपायर अपने हाथ फैला के पहले ही खड़े थे वाइड देने को। पर ईशान किशन वो 3 सेकंड का वेट नहीं कर पाए और अपने इंस्टिंक्ट्स को उन्होंने बस ट्रस्ट किया, अपनी ऑनेस्टी पे बिलीव किया और खुद ही चलते रहे। यही एक रिग्रेट होगा और इसी वजह से ये सारे सवाल उठ रहे हैं और इसी वजह से हम सबको ये बातें करनी पड़ रही हैं और एक सिंपल कंफ्यूजन को ये साबित करना पड़ रहा है कि यार ये मैच फिक्सिंग नहीं, बस एक सिंपल केस ऑफ कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग है। कुछ बातें करनी है तो ये करो ना कि मुंबई इंडियंस ने एसआरएच को ईशान किशन की विकेट को हटाकर भी कितना वन साइडेड डोमिनेट करके दिखाया है।
इस गेम के लिए तो ये मुंबई और हैदराबाद में होने वाले गेम के लिए इतनी बातें हो रही थी, मार्केटिंग भी ऐसे हो रही थी कि ये तो रन फेस्ट होने वाला है, 300 पार अगर कहीं देखना है तो इस गेम में देखना है। मेरे को याद है डेल स्टेन ने भी एक ट्वीट किया था कि मेरी प्रेडिक्शन तो है कि जो ये हैदराबाद और मुंबई का गेम यहां पर हैदराबाद में हो रहा है, इसी गेम में हमें वो 300 प्लस का टोटल देखने को मिलेगा। और यहां तो बिल्कुल वन साइडेड डेमोलिशन हुई थी हैदराबाद के बैटिंग लाइनअप की। क्यों? क्योंकि पावर प्ले में ट्रेंट बोल्ट और दीपक चाहर ने आते ही इस बात को रिकॉग्नाइज कर लिया था। वो इस प्लान के साथ आए थे कि हैदराबाद के ये ओपनर्स को पेस देनी ही नहीं है। दीपक चाहर वैसी बॉल पे कोई खास पेस तो जनरेट करते नहीं है, वो अपनी स्विंग पर रिलाई करते हैं। और नितिश रेड्डी के साथ वही प्राइम एग्जांपल था कि वो दीपक चाहर को सर्कल के ऊपर से सामने मारना चाहते थे, मगर बॉल में ऐसी पेस थी ही नहीं कि वो सर्कल भी नहीं टपा पाए, मिड ऑन पर ही कैच आउट हो गए। ट्रेंट बोल्ट ने अभिषेक शर्मा को एक नकल बॉल डाली और अभिषेक शर्मा शॉट पे जल्दी आ गए, क्योंकि अभिषेक शर्मा को पावर प्ले में पेसर्स के अगेंस्ट उनकी पेस का यूज करके रन बनाने की आदत है। कवर्स के ऊपर से मारना चाहते थे, शॉट पे जल्दी आ गए, विघ्नेश पुथुर के हाथ में कवर्स पे कैच दे बैठे। ट्रेविस हेड को भी ट्रेंट बोल्ट ने कुछ सिमिलर फैशन से ही आउट करके दिखाया। और एक बार अगर आपने हैदराबाद के ये टॉप 3-4 बैटर्स को आउट कर दिया तो उसके बाद तो हैदराबाद की वो बैटिंग में इतनी डेप्थ नहीं है कि वो उसी तरीके से बैटिंग करके दिखा सकते हैं जिस तरीके से स्टार्ट आपको ट्रेविस हेड और अभिषेक दे पाते हैं। और ये तो क्लासिक एग्जांपल रहा ही है हैदराबाद की टीम का कि अगर उनके ओपनर्स रन बनाते हैं तो आने वाले बैटर्स उसको कैरी फॉरवर्ड कर पाते हैं, बट इन मोस्ट केसेस अगर उनका टॉप ऑर्डर फेल हो जाता है तो नीचे के बैटर्स उस तरीके की बैटिंग नहीं कर पाते जिस तरीके की हैदराबाद जानी जाती है। और मुंबई के लिए सबसे अच्छा पॉजिटिव इस गेम में था कि बुमराह 4 ओवर में 39 रन कंसीड करके, जो कि हाईएस्ट था बुमराह के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भी, और एक ही विकेट ले पाए। भले ही उन्होंने अपनी 300 आईपीएल में विकेट्स कंप्लीट कर ली, पर वो भी उनको अपने स्पेल की 24th बॉल, मतलब स्पेल की आखिरी बॉल पर जाकर मिली। और उसके अलावा मिच सेंटर आपको 4 ओवर में 19 रन दे रहे हैं, ट्रेंट बोल्ट 4 विकेट ले रहे हैं, दीपक चाहर 2 विकेट ले रहे हैं, अच्छी इकोनॉमी से बॉलिंग कर रहे हैं। तो ये सब कुछ मुंबई के बॉलिंग के अटैक के लिए कितना बड़ा पॉजिटिव है कि जिस गेम में बुमराह को मार लग रही है, वो 4 ओवर में 39 रन कंसीड कर रहे हैं, उस गेम में भी आप सामने वाली टीम से सिर्फ 140 रन बनवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाकी सारे बॉलर्स ने, जो मेन बॉलर्स हैं आपकी टीम के, उन सबने अच्छी परफॉर्मेंस करी, उन सबने सही टाइम पर विकेट्स ली, पावर प्ले में भी, मिडिल ओवर्स में भी, और डेथ में तो ट्रेंट बोल्ट ने आके वापस कमाल कर दिया। अभिनव मनोहर जो आखिरी ओवर में डेंजरस साबित हो सकते थे, उनको भी बोल्ड कर दिया। पैट कमिंस आए, उनको भी बोल्ड कर दिया। और ट्रेंट बोल्ट अब इस सीजन में वापस अपनी फॉर्म में आ रहे हैं कि शुरू में भी विकेट ले रहे हैं, डेथ में भी विकेट ले रहे हैं। ये वैसा ही एक अच्छा पॉजिटिव है मुंबई के लिए जिस तरीके से रोहित शर्मा की फॉर्म है, क्योंकि पिछले दोनों गेम्स में रोहित शर्मा ने अपने 50 रन बनाकर ये दिखा दिया, और दोनों चेजेस में कि रोहित शर्मा अब उस तरीके से बैटिंग नहीं कर रहे हैं कि मैं बस एक अच्छा स्टार्ट दूंगा। अब रोहित शर्मा बाउंड्रीज भी लगा रहे हैं, बाउंड्री के बाद सिंगल भी ले रहे हैं। एटलीस्ट दोनों जो टाइम आउट होते हैं मुंबई की बैटिंग की इनिंग्स के, दोनों तक खड़े हैं और ये दिखा रहे हैं कि मैं चेज में आखिरी तक रहूंगा, एटलीस्ट तब तक रहूंगा, क्योंकि पहले गेम में तो नॉट आउट रहे जो लास्ट गेम था, और इस गेम में तब तक रहे जब तक जीत बिल्कुल मुंबई के लिए वो इंश्योर नहीं कर गए थे। मुंबई इंडियंस अब अपने पिछले 4 में से 4 मैचेस जीतकर पॉइंट्स टेबल पे नंबर 3 पर आ गई है। और बाकी टीम्स के लिए डरने की बात इसलिए क्योंकि इस टीम में अगर अब जसप्रीत बुमराह वैसी बॉलिंग नहीं कर रहे जिसके लिए वो जाने जाते हैं, तब भी ये बॉलिंग अटैक आपको परफॉर्म करके दे रहा है। और रोहित शर्मा की फॉर्म के बाद अब ये बैटिंग तो बिल्कुल अनबीटेबल लग रही है। वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद के लिए सीजन लगभग खत्म ही हो गया है और आप एक अप्रोच के साथ बिल्कुल लगे रहे। इन डेप्थ जरूर हैदराबाद की बात करेंगे अभी जब और सीजन में आगे जाएंगे, बट जो 4 में से 4 मैचेस वो लगातार हार गए थे क्योंकि एक ही अप्रोच पे अड़े रहे, उसी में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। कभी पहले बैटिंग करने की कोशिश करी, कभी बाद में चेस करने की भी कोशिश करी, और उस फेज में हैदराबाद के लिए कुछ काम नहीं आया। और यहां से अब वो जो बचे हुए सारे मैचेस उनको जीतने हैं, बाकी रिजल्ट्स पे भी डिपेंड करना पड़ेगा। वो उनकी करंट फॉर्म को देख के ऐसा लग नहीं रहा कि उनके लिए वो पॉसिबल हो पाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि ईशान किशन की ये जो डिसमिसल का पूरा सिनेरियो था इसमें आपका क्या ओपिनियन है। चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं तो ऐसे ही हर गेम के बाद आके आपको कंटेंट देता ही रहूंगा, क्योंकि अभी तो बहुत क्रिकेट और बहुत बातें बाकी हैं।